और वहीं बड़ी खबर आपको बताएंगे मदुरै से, जहां प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पूर्व प्रवेश द्वार के पास आग लग गई है। शुक्रवार रात इस घटना के चलते इलाके में भगदड़ मची हुई है। फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आग एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मदुरै के मंदिर में आग लगी है, भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और ये आग मंदिर के द्वार तक पहुंच चुकी है। और खबर बिहार के अररिया से, जहां पर फॉरबिसगंज के सब्जी पट्टी में भीषण आग लगने से 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। देर रात लगी इस भीषण आग से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने के करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। आग से 50 लाख से ज्यादा का नुकसान होने की बात कही जा रही है। दमकल की गाड़ियों के देर से आने को लेकर भी स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी देखी गई है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। इसके चलते अफरा तफरी का माहौल रहा है। फॉरबिसगंज सब्जी पट्टी के पास ये आग लगी है। वहीं मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन में आग लग गई है। यात्रियों से भरी हुई ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और कई यात्रियों ने बोगी से कूदकर अपनी जान बचाई है। आग की वजह से कई घंटे तक ये रूट बाधित रहा और आग की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। तो तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन में आग लगना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग लगी है और आग को बुझा लिया गया है। इमीडिएट वो अपना बोगी को आग लगी, अपना वो हाई टेंशन एक रूम है, उसमें केबल वायरिंग और अपना जो बैठने का सीट है उसमें आग थी। हमारे 4 फायर इंजन 10 फायर इंजन आए थे, उसमें से 2 लाइन से आग बुझा दी है हम लोगों ने। आग अभी पूरी तरह बुझी है। किसी को इंजरी है या नहीं है उसका हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। बस में 75 लोग सवार थे और हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई गई है। तो ओवरलोडिंग की वजह से बस हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। राजौरी में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई है और आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत की खबर है, 20 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कम से कम 75 लोग जो हैं वो सवार थे और 14 बैग जो है चावलों के लादे गए थे। ओवरलोडिंग की वजह से जो है ये हादसा हुआ है। बहुत दुखद जो है ये खबर आज जो है सुनने को मिली है। इसमें टोटल जो है वो 20 के आसपास लोग थे जो इंजर्ड हुए हैं और उसमें से 3 लोगों की जो है वो वहाँ पे स्पॉट पे डेथ हो गई है और हमारे पास जो है वो अभी 4 लोग पहुंचे हैं। 7 लोग जो है वो PHC बुद्धल में अंडर ट्रीटमेंट हैं और वो स्टेबल हैं एज पर जो मेरी अभी बात हुई है मेडिकल ऑफिसर वहाँ के जो इंचार्ज हैं। और अब बात आज की कुछ खास खबरों की। पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, जो आज गुवाहाटी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। दूसरी खबर भी पीएम मोदी से ही जुड़ी हुई है, जिनकी बच्चों के लिए लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन प्रवासी भारतीय केंद्र में किया जाएगा। और इस किताब में पीएम ने बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस से निपटने और अच्छा परफॉर्म करने के टिप्स दिए हैं। जबकि तीसरी खबर दिल्ली से है, जहां आज भी कारोबारी दुकानों को बंद रखकर दुकानों की हो रही सीलिंग का विरोध करेंगे। बोफोर्स घोटाले को आप भूले नहीं होंगे। 12 साल की खामोशी के बाद एक बार फिर बोफोर्स घोटाले की चर्चा हो रही है। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें बोफोर्स घोटाले के आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया गया था। फिर खुलेगी बोफोर्स घोटाले की परतें। आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। 12 साल बाद फिर बोफोर्स घोटाले की आई याद।
भारतीय सियासत की अब तक की सबसे रहस्यमय पहेली यानी बोफोर्स घोटाले को लेकर सीबीआई 12 साल बाद फिर जागी है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 12 साल बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि बोफोर्स केस के आरोपियों को दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2005 में बरी कर दिया था। इस केस में श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश चंद हिंदुजा आरोपी थे। बोफोर्स मामला 64 करोड़ रुपए की दलाली से जुड़ा है। 1987 में सामने आने के बाद से बोफोर्स घोटाला कई सरकारों को अपने चंगुल में ले चुका है। हालांकि लगभग 3 दशक की छानबीन और जांच पड़ताल के बाद भी आज तक ये मामला अनसुलझा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में आरोपियों को बरी करते हुए सीबीआई के जांच के तौर तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब इतने साल बाद सीबीआई बोफोर्स घोटाला केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि सीबीआई की इस याचिका से ठीक पहले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने साफ कर दिया है कि इस तरह की अपील का अब कोई मतलब नहीं है। इसी केस में बीजेपी के एक नेता अजय कुमार अग्रवाल ने भी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई जारी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 64 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच पड़ताल के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब 12 साल बाद अचानक सीबीआई के इस केस में फिर से सक्रिय होने से कई सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। क्या इसका मकसद वाकई घोटाले की तह तक पहुंचने की कवायद है या इसका कोई और मकसद है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कासगंज पर प्रोफेसर की सियासत। ये प्रोफेसर समाजवादी हैं, नाम है राम गोपाल यादव, लेकिन सियासी फायदे के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं। नॉन मुस्लिम है। कासगंज की आग ठंडी नहीं हो पा रही। हाँ, इसकी चिंगारी संसद में जरूर पहुंच गई और अब इस चिंगारी को हवा देने में जुट गए हैं एसपी महासचिव राम गोपाल यादव। उन्होंने सदन में अब तक का सबसे विवादित बयान दिया। सर, पूरा प्रमाण इस बात का है, सारा देश जानता है कि जिस व्यक्ति की हत्या करने वाला नॉन मुस्लिम है। राम गोपाल जी, आप समाजवादी राम गोपाल यही नहीं रुके। उन्होंने मुख्य आरोपी सलीम को क्लीन चिट दे दी, बेगुनाह करार दे दिया, सरकार के हाथ पैर पर बेगुनाहों को प्रताड़ित करने का आरोप जड़ दिया। जब सदन में प्रोफेसर साहब कासगंज के आरोपियों की वकालत कर रहे थे, उनका साथ देने के लिए एसपी सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जिस पर सदन को स्थगित करना पड़ा। प्रोफेसर साहब, हो सकता है आपको यह सियासी बयान सूट कर जाए, आपका कुछ फायदा हो जाए, आपकी पार्टी को शायद कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, लेकिन जरा इस पिता को भी देख लीजिए जिसका बेटा उस हिंसा की भेंट चढ़ गया। बेटे की बलि के बाद भी पिता भय के साए में जी रहा है। भाई साहब मोटरसाइकिल पे से गुजरते हुए ये कहते हुए गए हैं कि बताएं हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, बस इतना ही कहते हुए चले गए, रुके भी नहीं। सही सुना आपने, चंदन के हत्यारे आज भी उसके पिता को धमकी दे रहे हैं और प्रोफेसर साहब आप सदन में हिंदू मुसलमान का राग अलाप रहे। इसको हमें सियासत से ऊपर उठ करके देखने की जरूरत है। इस तरह की जब कभी भी कोई घटना होती है तो उसका अगर हम सियासी लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से उन ताकतों को ताकत मिलेगी जो ताकतें की समाज के माहौल को खराब करने की कोशिश करती है। हत्या किसने की इसकी जांच करना प्रशासन का काम है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन वोट के खातिर हिंसा की आग को भड़काना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। यूपी में राम मंदिर के लिए शपथ लेकर डीजे शुक्ला बुरे फंसे हैं, लेकिन यूपी सरकार और उनके कामकाज पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। यूपी में ब्यूरोक्रेसी सियासी रंग में रंगने लगी है। नेताओं से ज्यादा अधिकारी पॉलिटिकल होने लगे हैं। जिन पर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी है, वही कानून को ताक पर रखकर विवादित होने लगे हैं। डीजी शुक्ला का संकल्प, राम भक्त आज इस कार्यक्रम के दौरान ये
संकल्प लेते हैं। सुना आपने, ये कार सेवक नहीं है, ये हिंदूवादी नेता नहीं है, ये राम मंदिर निर्माण परिषद के सदस्य भी नहीं हैं। ये हैं यूपी की सुरक्षा व्यवस्था के अहम पद पर बैठे डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स। एक बार फिर सुनिए राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक बने डीजी साहब को। राम भक्त आज इस कार्यक्रम के दौरान ये संकल्प लेते हैं जिन पर प्रदेश की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है, वही सर्विस रूल बुक की शपथ को भूलकर राम मंदिर निर्माण की कसम खा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्षियों को एक मौका मिल गया और वो ब्यूरोक्रेसी को बेलगाम बताने लगे। अधिकारी चापलूसी कर सकते हैं सरकार की, लेकिन वो अधिकारी जो डीजी लेवल का है, उसको कानून की जानकारी है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं, अपने पद की भी गरिमा नहीं कर रहे हैं और सरकार अभी तक मूक दर्शक है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? अगर कोई महत्वपूर्ण पद पर रह करके अधिकारी जन भावना भड़काने का काम कर रहा है, ये सर्विस और रूल मैनुअल के खिलाफ है। आईपीएस अधिकारियों के, इनके खिलाफ सरकार को तत्काल प्रभाव से गंभीर धाराओं में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि इस अधिकारी को सरकार का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। वहीं शपथ के वीडियो पर सीएम योगी ने तत्काल सूर्य कुमार से फोन पर जवाब मांग लिया, जिसके बाद डीजी साहब ने सफाई पेश की। पिछले एक हफ्ते में प्रशासनिक अधिकारियों का सियासी बयानबाजी का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले कासगंज हिंसा पर बरेली के डीएम ने विवादित पोस्ट किया, जिस पर सरकार की खूब किरकिरी हुई। क्या डीजी साहब के राम मंदिर राख पर सीएम योगी कार्रवाई करेंगे या ऐसे ही बेलगाम होती ब्यूरोक्रेसी का तमाशा देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।